हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से आप कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 20 मौखिक अभिव्यक्ति। रिपीट, स्टार्ट। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 20 मौखिक अभिव्यक्ति। आदिकाल में भाषा का मौखिक रूप चलन में था। वह भी मुख्यतः हाथों के इशारों, भाव भंगिमाओं व चित्रों में ही सीमित था। कालांतर में सभ्यता के साथ साथ भाषा का लिखित रूप विकसित हुआ। यद्यपि पठन पाठन में भाषा के लिखित रूप को अधिक महत्व दिया जाता है, तथापि यदि भाषा का मौखिक रूप सशक्त नहीं है तो भाषा पर पकड़ मजबूत नहीं होती। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी यदि अपनी बात प्रभावशाली ढंग से नहीं कह सकता और दूसरों की कही बात सुनकर उचित प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकता, तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। आज के समय में जब हर परीक्षा में, नौकरी में साक्षात्कार अनिवार्य होता है, वाचन में दक्षता अनिवार्य है। पहले की अपेक्षा आज का जीवन अधिक बहिमुखी है। इसीलिए अनेक ऐसे अवसर आते हैं जब मौखिक दक्षता की परीक्षा होती है। जो विचार या भाव मन में उठ रहे हों, उन्हें उचित शब्दावली में धारा प्रवाह बोलकर व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्ति कहलाती है। मौखिक अभिव्यक्ति के दो पक्ष होते हैं, श्रवण और वाचन अथवा सुनना और बोलना। श्रवण यानी सुनना। सुनने का अर्थ है दूसरे की कही बात, वार्तालाप, कथापकोथन, वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ आदि को सुनकर समझना। श्रवण कौशल मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। भाषा पर अच्छा अधिकार होने के बावजूद हम किसी की कही बात को सुनकर उचित प्रतिक्रिया तब तक नहीं व्यक्त कर सकते जब तक हम उस बात का वर्णित सामग्री का अर्थ ग्रहण नहीं कर लेते या उसकी अभिव्यक्ति के ढंग को नहीं जान लेते। सुनकर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करने के लिए अभ्यास की अपेक्षा होती है। कक्षा में अध्यापक अध्यापकों द्वारा दिए गए निर्देश, प्रार्थना स्थल पर किया गया समाचार वाचन, भाषण, आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले नाटक, कहानी, समाचार और वार्तालाप, विद्यालय में आयोजित होने वाले वाद विवाद या कविता पाठ आदि के संदर्भ में प्रश्न पूछकर छात्रों के श्रवण कौशल का सतत मूल्यांकन और विकास किया जा सकता है। श्रवण कौशल के विकास व अभ्यास के लिए टेप की हुई सामग्री काफी सहायक होती है। श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए कुछ मुख्य विशेष प्रयास हैं, जैसे विषय को गहराई से समझ लें और उस पर भली भांति विचार करें, अपनी प्रस्तुति के ढंग को सुनिश्चित कर लें, विशेष भाव पर बल देने के लिए किसी पंक्ति या पंक्तियों को दोहराया जा सकता है, भाषा को सरल व सहज रखें, बनावटी ना बनाएं, प्रामाणिकता के साथ रोचकता का भी ध्यान रखें, झूठी सच्ची बातों व नीरस विवेचन से बचें, अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ कहें। इसका अभ्यास करें। पहला है परिचर्चा। किसी सामूहिक व सामाजिक महत्व के विषय पर चर्चा करना परिचर्चा कहलाता है, इसमें जिस विषय पर चर्चा की जाती है उसी क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाता है। रेडियो में इसे वार्ता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक व्यक्ति परिचर्चा का संचालन करता है, यानी एक व्यक्ति होस्ट करता है और संचालन विषय की रूपरेखा बताते हुए वक्ताओं से उसके विचार प्रकट करने का अनुरोध करता है। यह विषय को बीच बीच में समेटता भी चलता है और अंत में सभी विद्वानों के विचारों के सार को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। विषय है ऑनलाइन पठन पाठन का विद्यार्थियों पर अच्छा व बुरा प्रभाव। इस विषय पर कक्षा में परिचर्चा कीजिए। आपके अध्यापक अध्यापिका चर्चा का संचालन करेंगे। दूसरा है वाद विवाद कीजिए। आपने स्कूल में पढ़ा होगा या आपके स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो डिबेट कॉम्पिटिशन को ही वाद विवाद कहते हैं। पूर्व निर्धारित विषय के पक्ष या विपक्ष में अपने तर्क देना वाद विवाद कहलाता है। यानी एक कोई टॉपिक है, एक को उसके पक्ष में बोलना है और दूसरा व्यक्ति उसके विपक्ष में बात करेगा। विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित कर विद्यालयों को इस कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। वाद विवाद और भाषण अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। वाद विवाद में एक विषय
के एक ही पक्ष पर अपने तर्क प्रस्तुत करने होते हैं और विपक्ष के तर्कों को प्रभावशाली ढंग से काटना होता है। यद्यपि विद्यालय स्तर पर होने वाली वाद विवाद प्रतियोगिता की तैयारी पहले ही लिखित रूप में कर ली जाती है, तब भी ये अपेक्षा की जाती है कि बोलने वाला पहले दिए गए तर्कों को ना दोहराए और अपना पक्ष प्रस्तुत करते समय विपक्षी के तर्कों का तत्काल जवाब दे। वाद विवाद करते समय जोर जोर से चीखना, हाथ हिलाना, मेज पीटना आदि आवश्यक नहीं होता, वरन मुख की मुद्रा, बोलने में आरोह अवरोह व आत्मविश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कविता पाठन, सस्वर वाचन। कविता पाठन में कविता के मूल भाव के अनुरूप रस का ध्यान रखते हुए कविता पढ़नी चाहिए, अर्थात यदि वीर भाव को जगाने वाली कविता है तो स्वर में प्रखरता, ओज और तेज और मुख पर गौरव की भाव भंगिमा होनी चाहिए। शारीरिक मुद्राएं सहज होनी चाहिए और अनावश्यक हाथों को उठाना, लहराना या चीखना नहीं चाहिए। हिंदी शब्दकोश देखना, यानी हिंदी की डिक्शनरी को देखना है। शब्दकोश का जो इंग्लिश अर्थ है वो है डिक्शनरी। किसी भी भाषा का कोश उस भाषा के अनगिनत शब्दों का वह क्रमबद्ध समूह है जिसमें प्रत्येक शब्द का स्थान एक निश्चित क्रम के अनुसार होता है। यदि उस क्रम को समझ लिया जाए तो कोई भी शब्द हम आसानी से ढूंढ सकते हैं। किसी शब्दकोश को उस भाषा की वर्णमाला के वर्णों के क्रम के आधार पर ही देखा जा सकता है। अतः वर्णमाला के ज्ञान के बिना उस भाषा के शब्दकोश के सही प्रयोग में हम विफल रहेंगे। हिंदी कोश कैसे देखें? अंग्रेजी का शब्दकोश देखना सरल है क्योंकि उसमें केवल 26 वर्ण हैं। हिंदी कोश में से शब्द ढूंढने के लिए सबसे पहले वर्णमाला के क्रम को जानना आवश्यक है। शब्दकोश में वर्णों का क्रम इस प्रकार होता है। पहले स्वर आएंगे, उसके बाद व्यंजन क, अ, क यानी कंकड़। तो क के संग फिर आपको देखना है, आपको का, काला। इसी तरीके से क के साथ ई की मात्रा कीमत, और इसी तरीके से ये पूरा क का शब्दकोश है। ध्यान रखने योग्य बातें हैं। आप जानते ही हैं कि व्यंजन का वास्तविक रूप हलंत से युक्त है, जैसे क, ख, ग। इसमें स्वर व व्यंजन उसी क्रम में जुड़ते हैं वे जिस क्रम में वे हैं, अर्थात पहले स्वर फिर व्यंजन क, अ, क। अनुस्वार स्वरों से भी पहले स्थान पाते हैं। ये ही किसी व्यंजन के क्रम का श्री गणेश करते हैं। ये एक समान माने जाते हैं, इसीलिए इनमें आगे पीछे का क्रम नहीं होता। आधे अक्षर पूर्ण अक्षरों के बाद आएंगे, जैसे कम, काम, कौन, क्यों। री की मात्रा को बड़े ऊ की मात्रा के बाद ढूंढना चाहिए। औ के बाद व्यंजनों की शुरुआत होती है। संयुक्त व्यंजन भी वर्णमाला के क्रम में रखे जाते हैं। द जमा द, दध आएगा। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र संयुक्त व्यंजन है। संरचना को समझकर व्यंजन क्रम में ही ढूंढना चाहिए। श, श, क, क्ष बना है क, श। त्र बना है दो शब्दों से, दो व्यंजनों से, त और र, त्र। ख, ज्ञ, ज्ञ बना है ज, य। श्र जो व्यंजन है वो बना है संयुक्त व्यंजन श जमा र से श्र। श्र ये श्री बना है श जमा री से। क्र और क्री में अंतर, तो क जमा र क्र और क जमा री यानी री की मात्रा लगी तो क्री। ट्रू बना है ट जमा र से मिलकर बना है। ड़ और ढ की अलग से कोई जगह नहीं है, ये ड और ढ के साथ मिले जुले रूप में प्रयोग होते हैं। इन व्यंजनों से कोई शब्द शुरू नहीं होता, ये शब्द के बीच में या अंत में ही आते हैं। श्रोत शब्द में स, रो, त तीन अक्षर हैं, अतः इसे स से शुरू होने वाले शब्दों में ढूंढना चाहिए। ह्री में ह और री का योग है। कोश में शब्द कैसे ढूंढें? मान लीजिए आप कोश में से चरक शब्द ढूंढना चाहते हैं, तो आपको पता है कि क, ख, ग, घ, ढ के पश्चात च का क्रम आता है। तो कोश के हर पृष्ठ पर बाईं और कोने में एक शब्द छपा होता है, वह उस पृष्ठ का
पहला शब्द होता है और दाईं ओर जो शब्द छपा होता है वह उस पृष्ठ का आखिरी शब्द होता है। अतः आप उन्हें देखते हुए च वर्ण पर पहुंचे। च सबसे पहले आता है। च सबसे पहले आता है। तो च, चा, चा, चि, ची, चु, चू, चू, चे, चे, चो, चौ। उसके बाद वर्णमाला के वर्णों को ध्यान में रखते हुए र और फिर ख पर पहुंचे। यही क्रम सभी शब्दों को ढूंढने के लिए अपनाएं। धन्यवाद। रिपीट। उम्मीद करती हूँ आपको शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश से शब्दों को ढूंढना अच्छे से आया होगा। धन्यवाद।